हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इग्नू बीएड की क्लासेस इस एजू रॉकेट चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम इस वीडियो में BES 121 की यूनिट 6 जो है डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास जो है उसके आयाम की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और इस यूनिट में से एग्ज़ाम में से हर बार क्वेश्चन देखा गया है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है उसके बारे में भी डिस्कस किया है, और जो उसके बाद कॉलबर्ग की थ्योरी है, गिलिगन की स्टेजेस हैं ऑफ एथिक एंड केयर, और उसके बाद जो साइको सोशल डेवलपमेंट है एरिक एरिक्सन की, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के आयाम क्या क्या हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट क्या होता है डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी उसके आयामों की जो भी अवधारणा है वो। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट और उसके करेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल डेवलपमेंट उसके करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी करेक्टरिस्टिक्स, और इसके अंदर जो मोस्ट फेमस हमारी थ्योरी है पियाजे की वो हम पढ़ेंगे। मोरल डेवलपमेंट या फिर मोरल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं नैतिक विकास, उसके करेक्टरिस्टिक, पियाजे और उसकी मॉरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तार्किकता क्या है। कॉलबर्ग की थ्योरी देखेंगे मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। गिलिगन की स्टेजेस देखेंगे ऑफ एथिक्स ऑफ केयर यानी नैतिकता की जो भी देखभाल की अवस्थाएं हैं उसकी वो। साइको सोशल थ्योरी देखेंगे जो मोस्ट फेमसली गिवन बाय एरिक एरिक्सन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है यानी एक विकास की जो समग्र समझ है वो। रोल ऑफ टीचर क्या होता है फैसिलिटेट करने में डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद सम अप, यूनिट एंड एक्सरसाइज और ये सब। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कोई भी चाइल्ड जो है वो अगर डेवलप कर रहा है तो उसकी कुछ मेन स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहले वो इन्फेंसी यानी कि जो उसका शिशुकाल होता है, उसके बाद फिर चाइल्डहुड, फिर उसके बाद एडोलेसेंस और लास्ट में एडल्टहुड। ये स्टेजेस हर बच्चे के लिए सेम रहती है। हर स्टेज में कुछ ना कुछ डायमेंशंस होते हैं जो हर एक के लिए कॉमन होते हैं। जैसे कि इन डायमेंशंस को इन्होंने क्लासीफाई किया फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल और मोरल डेवलपमेंट में। किसी भी बच्चे की हर एक डायमेंशन में अपने अपने सिग्निफिकेंसेस होते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एक बच्चा 1 साल का है तो वो बैबलिंग करनी स्टार्ट कर देता है। बैबल मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ भी बोलते रहना। उसके बाद जैसे ही वो 2 साल का होगा तो वो 2 से 3 सेंटेंस वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाने लग जाता है। धीरे धीरे जब वो बाय द एज ऑफ 6 हो जाता है तो वो स्पीकिंग अपनी फ्लुएंटली करने लग जाता है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इस डायमेंशन को, और जो एस्पेक्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के उनको हम करेक्टराइज कर सकते हैं बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये जो माइलस्टोन्स हैं हम बच्चे के बचपन और उसकी एडोलेसेंस स्टेजेस के कॉन्टेक्स्ट में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम उसकी हॉलिस्टिक अप्रोच भी देखेंगे इस यूनिट में, और ये भी देखेंगे कि क्या एक रोल होता है टीचर का एज ए फैसिलिटेटर। तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के में देखिए इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद हमें क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट के डायमेंशंस हैं यानी उसके आयाम हैं उसको हम समझ पाएंगे कि वो क्या है। उसके बाद हम उसके जो भी डायमेंशंस है फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट ये सब देखेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं उसमें देखेंगे। फिर हॉलिस्टिक अप्रोच देखेंगे डेवलपमेंट की, और एनालाइज करेंगे रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी कि एक सुविधाकर्ता के या सुगमकर्ता के रूप में टीचर मतलब कैसे एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो सबसे पहले 6.3 कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर एक हम ह्यूमन की लाइफ पे गौर करें तो जो ह्यूमन है वो ग्रो करता रहता है, और मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ जो है एंटायर लाइफ स्पैन उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए रिया जो है अभी वो ये सीख रही है कि कैसे बात करना है, कैसे चलना है, हाउ टू टॉक एंड वॉक। लेकिन जो उसकी टीनेज सिस्टर है शिवानी वो ये सीख रही है कि अपने स्ट्रेस को बेटर वे में कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट जो है वो समय समय पर अलग अलग होता है और एक मल्टी डायमेंशन वे में होता है, यानी कि बहुआयामी होता है। एक बच्चे के जीवन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसके यानी जो उसके विभिन्न पहलू हैं उनमें जो परिवर्तन होता है। तो अब देखिए ये डायमेंशन किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मॉरल, साइको सोशल, ये सब चेंजेस जो हैं वो एक ही टाइम पे प्लेस करते हैं।
टेक प्लेस करते हैं। तो इसीलिए ये जो सारे जो चेंजेस हैं उनके एस्पेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पूरी लाइफ एक बच्चा इन्हीं डायमेंशन से गुजरता है। अगर देखा जाए तो ये जो डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के, हमारे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के। तो अब इन्हें समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट से। तो देखिए फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही विजुअल होती है, मतलब विजिबल है हर चीज़ आपको कि कैसे कैसे एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, स्टार्टिंग में उसका कोई कंट्रोल नहीं होता उसकी मूवमेंट्स पर, उसकी बॉडी पर, लेकिन जैसे ही वो 18 मंथ का होने लग जाता है, 18 महीने का, वो चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है कुछ टाइम बाद। फिर उसके बाद वो जंपिंग, मतलब थ्रोइंग, किकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ वो सीख जाता है। और पहले 2 साल जो उसके बर्थ के बाद के होते हैं उसमें वो फिज़िकली जो है फास्टर रेट पे डेवलप करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में। वो काफ़ी, मतलब आप देख सकते हो कि विजिबल है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट बेस होता है उसकी कॉग्निशन और इमोशन डेवलपमेंट का भी। ये हमने जो पहले वाली वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक बच्चा फिजिकली ग्रो करता है और डेवलप करता है और क्या डिफरेंस है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो अब देखिए क्या है, फिजिकल ग्रोथ और जब डेवलपमेंट है वो रेफर करते हैं एक प्रोसेस को जो एक बॉडीली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आता है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल। तो अब देखिए हम यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो होता क्या है, बच्चा जो चाइल्डहुड में है उसकी हाइट में, उसके वेट में, उसके बॉडी प्रोपोर्शन में काफ़ी चेंजेस आते हैं। जो उसकी ग्रोथ होती है वो लेटर चाइल्डहुड में फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू अर्ली चाइल्डहुड। तो जो लेटर चाइल्डहुड की एज है वो है 7 से 12 और जो अर्ली चाइल्डहुड की है वो है 3 से 6 साल। जो इसमें लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो लेग्स जो है वो रैपिडली मतलब लेंथन करती हैं, बढ़ती हैं। हाइट में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हो जाता है। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट होती है उनकी स्पीड में, स्टेडीनेस आ जाती है उनकी मूवमेंट में, एक्यूरेसी आने लग जाती है। तो फिजिकली वो काफ़ी डेवलप करते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम बाद, अगर उसके कुछ टाइम बाद देखा जाए तो वियर यानी थका थका सा फील करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी में, लेकिन एक इंटरेस्ट दिखाते हैं कॉम्पिटिटिव गेम जो स्किल रिक्वायर करती है। तो ये जो स्टेजेस हैं चाइल्डहुड की वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं किस में, ब्लॉसमिंग पीरियड में, यानी जो पीरियड ऐसा जो ब्लूम करता है, एक उनको अच्छा अनुभव प्रदान करता है, हम एडोलेसेंस की एज भी कहते हैं। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस की स्टेज के देखते हैं। एडोलेसेंस जो स्टेज है वो है 13 से लेकर 18 साल तक। तो काफ़ी नोटिसेबल चेंजेस यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं, जैसे कि उनकी हाइट में, उनके वेट में, बॉडीली प्रोपोर्शन में, उनकी आवाज़ में चेंज हो जाता है, उनकी मोटर परफॉर्मेंस जो होती है, मोटर स्किल्स जो होते हैं, सेक्सुअली वो चेंज करते हैं। दोनों ही बॉय हो चाहे गर्ल हो, उनका जो ग्रोथ है वो स्पर्ट होता है। स्पर्ट यानी कि एक सडन इंक्रीज़ हो जाता है उसमें बाय द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि कहते हैं ना कि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो वही यहाँ पर होता है। एक जो लड़के की ग्रोथ है वो लड़की के बाद में होती है, मतलब एक लड़की जल्दी फिजिकली डेवलप कर जाती है एज़ कम्पेयर टू अ बॉय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस में वो होता है प्यूबर्टी, यानी कि यौवना आरंभ, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो गर्ल्स इसको जल्दी एक्सपीरियंस करती हैं एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, और जो बॉय हैं वो थोड़ा सा बाद में। तो गर्ल्स की जो स्टेज पे होती हैं वो कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होती है हाइट पे, लेकिन एक स्लोअर पेस होता है देन अर्लियर। प्रोमिनेंट चेंजेस होते हैं काफ़ी उनकी बॉडीली प्रोपोर्शन में। उनकी ब्रॉडनिंग ऑफ पैल्विक बोन होती है जो एब्डोमेन और लेग्स के बिटवीन में होती है। सर्कुलर वेस्ट में चेंज आता है। उनकी आर्म्स और लेग्स में जो है वो लेंथ वाइज ग्रो करती हैं और फाइनर होती जाती हैं। उनकी जो वॉइस है वो स्वीट हो जाती है, श्रिल हो जाती है। अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं गर्ल में वो मेच्योरिटी एक्वायर करते हैं। उनकी ब्रेस्ट में ग्रोथ होना, उनकी हेयर ग्रोथ होती है उनके प्यूबिक पार्ट में और आर्मपिट्स में। और चेंजेस इन गेट मीनिंग होता है पैटर्न ऑफ वॉकिंग, यानी उनकी चाल ढाल, रंग ढंग ये सब बदलने लग जाते हैं। और उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इस एज में स्टार्ट हो जाती है, मतलब अराउंड 12 to 16 ईयर्स। तो गर्ल्स काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, अगर फिजिकली एस्पेक्ट में देखा जाए तो। अगर हम डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एडोलेसेंस स्टेज बॉयज़ के अंदर, तो उनमें काफ़ी रैपिड ग्रोथ होती है उनकी हाइट में, उनके वेट में, और ये कंटिन्यू चलती रहती है अनटिल देयर एज 18 और 19। बढ़ती थोड़ी बहुत बाद में भी है, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। जो डेवलपमेंट होती है मसल्स की, उनकी स्ट्रेंथ की, ये सब होने लग जाती है और जो साफ साफ दिखाई देती है। उनके बॉडीली प्रोपोर्शन में काफ़ी चेंज आते हैं। जो कहते हैं ना कि राउंडेड शोल्डर, यानी कि कंधे चौड़े, छाती चौड़ी,
और जो उनका जो डेवलपमेंट है मसल्स में यानी मांसपेशियाँ जो है उनकी मजबूत हो जाती हैं। तो ये बॉयज़ का यही वाला पीरियड होता है। उनके लैरिंग्स यानी उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, ब्रोकन और डिपेंड वॉइस होती है, यानी कि जो उनकी है ना आवाज़ वो भारी हो जाती है। और जो उनके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं यानी जो जननांग होते हैं वो ग्रो करते हैं साइज़ में, और काफ़ी सारे हैं जैसे हेयर ग्रोथ हो जाना प्यूबिक में, आर्मपिट में, और फेशियल जो एरियाज़ होते हैं उसमें। आप थिंक ओवर करते हैं कुछ पॉइंट पर, जैसे कि देखिए अगर आपको एक अपॉइंट किया जाता है क्लास 8 की टीचर के रूप में, और चिल्ड्रन जो है 13 की एज होते हैं यानी टीन एज में स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपको ओरिएंट करना है क्लास को उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, क्योंकि वो आगे आने वाले टाइम में इन सब को फेस करने वाले हैं। तो व्हाट पॉइंट वुड यू लाइक टू डिस्कस इन कॉमन, तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आप डिस्कस करोगे। वुड यू लाइक टू ओरिएंट गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेटली, अलग अलग करेंगे, अगर हाँ तो वो पॉइंट जो हैं उन्हें भी बताइए, एंड इफ़ नो वाई सो। तो ये आपको खुद से करना है। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कॉमनली अकर होते हैं बॉय में भी और गर्ल में भी, इंक्लूड करते हैं फुल ग्रोथ ऑफ ऑल इंटरनल सिस्टम, उनकी पल्स स्टेट, उनका ब्रेन डेवलपमेंट, ये दोनों में ही कॉमनली चेंज होते हैं। उनकी स्किन दोनों की ही ऑयली हो जाती है, एक्ने आने लग जाते हैं, स्वेटिंग उनके लिए मेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज कर देती है। रैपिड ग्रोथ जो उनकी होती है वो उनमें क्लमजीनेस यानी एक बेढंगापन, जैसे जो जल्दी से हाइट बढ़ा लेते हैं देखेंगे आप, उनका कोई बॉडीली शेप अच्छा नहीं होता, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है इन देयर बॉडी प्रपोर्शन। तो हम और एक और वो ऑलवेज फील करते हैं हंग्री, उनका जो एपेटाइट होता है वो बहुत ही बड़ा सा नज़र आता है, यानी हमेशा कुछ खाने की इच्छा उनमें बनी रहती है। सेक्सुअल डिज़ायर और फैंटेसीज़ काफ़ी बढ़ जाती है दोनों में ही। और ये जो अकर्स होते हैं बॉडी चेंजेस, वो एक चाइल्ड इन्फ्लुएंस होता है बाय सम फैक्टर्स, चाहे वो हेरिडिटरी हो या फिर एनवायरमेंटल हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मेंशन द नोटिसेबल चेंजेस जो फिजिकल डेवलपमेंट में एक बच्चे की में होते हैं, और उनको बताना है कि अर्ली चाइल्डहुड में कौन से होते हैं और लेटर चाइल्डहुड में कौन से होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज़ विद सुटेबल एग्जांपल्स, सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। तो इमोशन जो है वो काफ़ी अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। जैसे एक स्टेज ऑफ एजिटेशन होती है, यानी एक विद्रोह का जो आप स्टेज कह सकते हो, चरण कह सकते हो। डिस्टर्बेंस हो जाता है उनके इक्विलिब्रियम में, यानी डिसबैलेंस हो जाते हैं वो लोग। उनका इंटेंस रैंडम और एक डिसऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स हो जाता है स्टिमुलस की तरफ। और मॉडर्न लाइफ में अगर हम देखें तो इमोशन जो है वो डिमांड करता है एक गहन समझ, क्योंकि उनका जो परवेजिव इफ़ेक्ट होता है यानी उनका जो एक व्यापक प्रभाव होता है वो उनके बिहेवियर पर पड़ता है, उनकी पर्सनालिटी पर पड़ता है और उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। तो देखिए करैक्टरिस्टिक्स क्या है इमोशनल डेवलपमेंट के। अगर हम चाइल्डहुड स्टेज की बात करें तो चिल्ड्रन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं इस टाइम चाइल्डहुड स्टेज में फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेट्रेड और फीलिंग ऑफ फियर, जो काफ़ी लंबे टाइम तक उनके पास ही रहता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है उनके सेंटिमेंट्स और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी उनकी संवेदना जो ग्रंथियाँ हैं वो बननी शुरू करती हैं। तो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी यानी एक टाइप से फ्रीडम वो चाहते हैं। कॉम्बैट यानी कि वो एक विद्रोह वाले उसमें भी आ जाते हैं। डाउट करने लगते हैं, शेम करने लगते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस उनमें जनरेट हो जाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो अगर सक्सेस हो रहे हैं किसी भी चीज़ में तो वो अपनी आंखों में एक मतलब अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, अदरवाइज़ वो इन्फीरियर फील करते हैं अगर वो किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं। तो अब बाय द टाइम क्या होता है, चिल्ड्रन जब एडोलेसेंस की स्टेज में एंटर करते हैं तो वो काफ़ी नोटिसेबल चेंज देखते हैं। वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, खुद पे क्वेश्चनिंग करते हैं। अपने बिहेवियरल पैटर्न में वो काफ़ी मूडी हो जाते हैं, एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्टेट ऑफ डिलेमा, यानी दो मुश्किल सिचुएशन में वो फंस जाते हैं। और जो उनका जो ट्रस्ट है इसी वजह से वो उनकी फ्रेंड्स की पर शिफ्ट हो जाता है। दूसरों के जो ओपिनियंस हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं वो उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। उनका जो क्रशेज़ हैं, मूवी स्टार्स, मॉडल, पॉप आर्टिस्ट, इन सब में बढ़ जाता है और ईजिली वो फाउंड कर और वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं लोगों की तरफ। तो अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है नलिनी। नलिनी क्या करती है, काफ़ी वर्क हार्ड कर रही है अपने डांस स्किल्स को इम्प्रूव करने में, लेकिन अगर वो एक भी सिंगल मूव भी अगर मिस कर देगी तो वो सोचेगी कि भाई वो प्रिपेयर्ड नहीं है अपनी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। तो वो पूरा 100% जो है अपनी कोशिश करना चाहती है और पूरे सभी मानदंडों के साथ यानी पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ वो परफॉर्म करना चाहती है। ऐसे एक लड़का है सचिन जो 12 साल का है। वो क्या करता है, वो ये सोचता है मन ही मन की जो उसके साइंस के टीचर्स हैं वो उसके साथ फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस फील करता है। और मतलब यही गुस्सा वो अपने पेरेंट्स पर, अपनी बहन पर, अपनी मदर पर निकालने लग जाता है। तो इमोशनली अनस्टेबल काफ़ी वो इस स्टेज में रहते हैं।
और कभी कभी वो परफेक्शन चाहते हैं। अगर वो इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं यानी इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट है दूसरी स्टेज की तरफ होने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। जब भी हम कॉग्निशन की बात करते हैं यानी संज्ञान की बात करते हैं तो क्या हमारा मतलब सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट से होता है? क्या कॉग्निशन का और कोई रोल नहीं है? क्या वो मतलब अदर डायमेंशन जो भी होते हैं उसमें कोई हेल्प नहीं करता? तो देखिए, कॉग्निशन होता क्या है? कॉग्निशन होता है एक मेंटल प्रोसेस जो एसोसिएट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को टेक इन करने से, यानी हम जो हैं कैसे उसको कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसकी हम कोई सेंस बनाते हैं ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएँ, उसको परसीव कर पाएँ, अटेंड कर पाएँ और मतलब अंडरस्टैंड और रिकॉल कर पाएँ उसको। तो यही सब था। अब उसके बाद देखिए, संज्ञान जो है अगर हम अपनी भाषा में कहें तो एक समझ है जो एक बच्चे को किसी भी चीज़ की जानकारी देती है कि कैसे वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेगा। तो जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो बाकी सारे डेवलपमेंट में भी हमारी बहुत हेल्प करता है, चाहे वो कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो इमोशनल हो। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो अब कॉग्निशन जो डेवलपमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं, तो हम बात करेंगे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की। तो सबसे पहले अगर हम चाइल्डहुड में देखें तो एक 5 साल की लड़की है श्रेया। श्रेया क्या करती है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो काफ़ी सारी थिंग्स को क्लासीफाई कर देती है। जैसे ऊपर पिक्चर में भी दिखाया हुआ था, एक ट्रे है जिसमें काफ़ी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर्स की। तो श्रेया 5 साल की लड़की है, इसलिए सिर्फ वो शेप के बिहाफ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर पाती है। लेकिन जो उसकी बड़ी बहन कृति है वो 8 साल की है, वो उसको क्लासीफाई करती है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड अकॉर्डिंग टू कलर, जब भी उससे कहा जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है उसमें जो बच्चे हैं वो कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनकी एक समझ हो जाती है डेज़ में, टाइम में, मनी में, स्पेस में, कितना मतलब क्या चीज़ होती है, उनको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। वो इन्जॉय करते हैं बुक्स को खुद से पढ़ने में। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड होती है वो ये हमें बताती है उनकी जो कैपेबिलिटी है सोशल कंसाइंस में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो थॉट्स होते हैं, उनके अमूर्त जो चिंतन होता है जो रियल नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत डेवलप होने लग जाती है। वो अपने फ्यूचर करियर्स के बारे में, इंफॉर्मेशन सीख करने के बारे में या नॉलेज चाहे उनको पीयर से मिले या मीडिया से मिले, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड ख़त्म हो जाते हैं तो वो एडोलेसेंस की एज में एंटर कर जाते हैं। एडोलेसेंस का हम जब भी बात करते हैं तो क्या सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस ही उसमें आते हैं या फिर सोशल इमोशनल चेंजेस? तो देखिए, हम केस देखते हैं, एक हरीश है, 16 साल का लड़का है। वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट करता है अपने फिज़िक्स के टीचर के साथ। वो कहता है कि जो हर चीज़ है यूनिवर्स में वो किसी ना किसी साइंटिफिक रीज़न से बनी है। तो एक साइंटिफिक थ्योरी की बात कर रहा है, बिहाइंड एवरी इवोल्यूशन। तो वो किसी भी बात को बिना एविडेंस के मानने को तैयार ही नहीं होता। तो आप क्या कह सकते हो कि हरीश की जो कॉग्निशन वाली स्टेज है वो किस चरण में है? क्या वो अपने जो ओपिनियंस हैं वो फॉर्म कर सकता है या फिर सिर्फ आर्ग्यू कर सकता है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट? तो काफ़ी सारे हैं ये। हम सिर्फ पियाजे की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारा जब संज्ञान या कॉग्निशन डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि ये किस स्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो एडोलेसेंस जो एज होती है वो 13 से 16 साल के बीच में होती है। तो काफ़ी प्रोग्रेशन होता है बच्चों की स्किल्स में। स्किल्स यानी कि उनका जो आर्ग्यूइंग आज कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है निगमन और इसका अपोजिट होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स आगमन। तो निगमन की बात करें, हम डिडक्टिव की बात करें तो यहाँ पे एक नियम से यानी एक रूल से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक बच्चा सॉल्व कर पाता है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो एग्जाम्पल से कोई ना कोई रूल, एक नियम एक बच्चा बना पाता है और वो काफ़ी डिडक्टिव रीजनिंग वाले स्टेज में हो जाते हैं, एडोलेसेंस में, और डिसीजन मेकिंग हो जाते हैं। अब वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अपने फैक्ट्स को ओपिनियन से। वो एक जो फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, फैंटेसीज उनको चाहिए होती है, कॉन्साइंस जो है वो अपना डेवलप कर लेते हैं। लेकिन जब चिल्ड्रन लेटर एडोलेसेंस में एंटर करते हैं यानी 16 to 18 में, तो उनकी जो एबिलिटी टू थिंक है वो मोर एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। वो हाइपोथेटिकली, वो रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकली यानी चिंतन कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, तो जिससे वो अपने ओपिनियंस बना पाते हैं। मतलब उन्हें काफ़ी कंसर्न होते हैं अपने रीज़न से, अपने प्रूफ से। बिना किसी चीज़ की वो कोई बात नहीं समझते, तो उनको हर चीज़ समझने के लिए प्रूफ चाहिए होता है। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सा, कुछ बड़ा सा। तो एवरीथिंग सीम्स टू बी अ बिग डील फॉर यंग टीन्स। वो उनको एक बड़ी डील लगती है। तो जीन पियाजे जो है वर्क कर रहे थे बीनी की टेस्ट लैब में, तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि एक बच्चा सोचता कैसे है।
तो पियाजे की जो ट्रेनिंग थी एज अ बायोलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञान बनकर काफ़ी इन्फ्लुएंस किया उस चीज़ ने उनकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो अब यहाँ पर हम पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पियाजे की थ्योरी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या दी हुई हैं। तो पियाजे की जो थ्योरी है उसको समझने से पहले हम यहाँ ये देखेंगे। तो यहाँ जो 8 वुडन बीड्स हैं, जिसमें से 6 ब्लैक हैं और 2 वाइट हैं, जैसा कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हो या बच्चों से पूछ सकते हो कि यहाँ पे मोर ब्लैक बीड्स हैं या फिर वुडन बीड्स हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है, अगर बच्चे ह्यूमन बींग्स हैं तो ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग क्रिएचर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे ही लिविंग क्रिएचर्स हैं। लेकिन जो थर्ड प्रॉब्लम है वो देखिए, अगर सारे बच्चे टेनिस बॉल्स हैं और सारी टेनिस बॉल्स ही चॉकलेट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी श्योर है कि ऑल चिल्ड्रंस चॉकलेट्स हैं। तो देखिए, जो पहली सिचुएशन है बच्चे इजीली बता पाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा वुडन बीट्स हैं। दूसरी सिचुएशन में बता पाएंगे यस सारे चिल्ड्रन लिविंग क्रिएचर्स हैं, क्योंकि ये लाइव एग्जांपल हैं, ये उनको दिख रहे हैं और अपनी लाइफ से वो रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उन्होंने ये सीखा कि सारे बच्चे ही टेनिस बॉल्स हैं, तो टेनिस बॉल्स चॉकलेट्स हैं और सारी जो बच्चे हैं वो भी चॉकलेट्स हुए, तो ये उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा उनके माइंड में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो लॉजिकल हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम जो पियाजे की बेसिक टेंडेंसी है थिंकिंग की वो देखते हैं और क्या डिफ़िकल्टीज इस चीज़ को समझने में आती है। तो देखिए, पियाजे ने आइडेंटिफाई किया है जो बच्चे हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ही ओन कॉग्निटिव वर्ल्ड को, यानी कि वो खुद से एक नॉलेज को जो कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, इसलिए तो इन्हें नन्हे वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। तो पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो हैं सोचते बड़े जितना ही हैं, क्वांटिटी सेम होती है चाहे उनकी क्वालिटी में कितना ही फ़र्क हो। इसने काफ़ी टर्म्स दी हैं, स्कीम्स, इक्विलिब्रेशन और एडप्टेशन, जिसे 2 पार्ट्स के अंतर्गत बताया गया है, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो हम ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्कीमास। ये स्कीमास होता क्या है? स्कीमा जो है वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, एक मेंटल ऑपरेशन है जिसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। और जो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है ना माइंड का, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है थिंकिंग का। देखिए, हम एक एग्जांपल देखते हैं आगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एज एन इंडिविजुअल जो होता है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, और जो न्यू स्कीमा डेवलप होते हैं बिहेवियर भी उसके हिसाब से अपने आप को बेटर सूटेड मतलब कर देता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अगर बात की जाए अडॉप्टेशन की, तो अडॉप्टेशन जो है वो वातावरण के साथ यानी एनवायरनमेंट के साथ जब हम समंजन करने की प्रवृत्ति दिखलाते हैं, तो इसका मतलब हम अडॉप्टेशन कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट आते हैं। एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। जब भी हमारे पास जितनी भी नॉलेज है, अगर उसमें हम कोई नई नॉलेज ऐड करते हैं, तो इसका मतलब हम एसिमिलेट कर रहे हैं, उसमें आत्मसातकरण कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, कोई भी वस्तु उठाकर अपने मुंह में रख लेता है, तो इसका मतलब एसिमिलेशन हो रहा है, वह हर चीज़ को एक खाने की प्रक्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, तो जब भी उसमें वो नई चीज़ सीखता है और उसको पहले वाली में फिट करके उस पहले वाले जो एग्जिस्टिंग स्कीमा को यानी जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है उसमें मॉडिफिकेशन ले आता है और उसके बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं, इसका मतलब वो एकोमोडेशन होता है। यानी एग्जिस्टिंग स्कीमा को एक नई इन्फॉर्मेशन में डेवलप कर देना और उसको मॉडिफाई कर देना। लेकिन जब नई इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग में सिर्फ इंडल्ज हो रही है, वो एसिमिलेशन होता है। लेकिन जब उससे वो पहले वाली सिचुएशन हटकर एक नई क्रिएट हो रही है, वो एकोमोडेशन होता है। जब इन दोनों स्टेट में बैलेंस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसने डॉगी को देखा, तो हमने उसको बताया कि ये डॉग है। अब वो ये समझ रहा है कि जो भी 4 पैरों वाला जानवर है उसे हम डॉग ही कहेंगे, तो अब वो ठीक है। लेकिन अब वो कहीं बाहर जाता है, वो देखता है कोई और जानवर, जैसे कि कैमल उसने देख लिया, लेकिन वो अपने मेंटल कॉग्निशन से समझ रहा है कि वो भी डॉग है। कैमल को भी वो एज अ डॉग रिप्रेजेंट कर रहा है अपने माइंड में, तो ये उसके लिए तो इक्विलिब्रेशन वाली स्टेटमेंट है। लेकिन अगर कोई और आकर उसको कहे वाओ कैमल, तो अब वो जो है एक डिसइक्विलिब्रेशन वाली जो स्टेज है वो उसमें
अकर कर जाएगी उसके माइंड में। इसका मतलब कोई भी नई सिचुएशन आई तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेज उसके लिए लेकर आ रहा है। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या वो डॉग है या कैमल है। लेकिन जब उसे बताया जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर चार पैरों वाला जो जानवर होता है वो डॉग ही हो, तो अब वो जो है स्टेट ऑफ बैलेंस में आ जाएगा और अपने जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी, जो पहले वाला स्कीमा था, उसको चेंज करके मॉडिफाई करके उसमें एकोमोडेट कर लेगा और समझ जाएगा कि ये डॉग नहीं कैमल है और हर चार पैरों वाला जो जानवर है वो डॉग नहीं होता। तो जब वो इक्विलिब्रेट कर लेता है तो वो इक्विलिब्रेशन वाली सिचुएशन होती है, बैलेंस बनाना आ जाता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेज में फंस जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो अपने ही एक्सपीरियंस से डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेज में समझता है, मतलब पहुंचता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक बैलेंस्ड वाली स्टेज में आ जाता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये जो शिफ्ट है उसका थॉट का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। तो अब जो पियाजे के द्वारा दी गई 4 स्टेजेस हैं, ये सभी को पता है, हम एक एक करके उनको डिफाइन करेंगे। तो नेम देखते हैं उनके, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। देखिए सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए होती है। जो सबसे पहला फीचर इसमें दिया हुआ है वो है ऑब्जेक्ट परमियानेंस। लेकिन इससे पहले भी जो इसकी 6 उप अवस्थाएँ होती हैं। पहली होती है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें बच्चा सकिंग करता है, जो 0 से लेकर 30 दिन तक ही होती है। दूसरी होती है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 महीने से लेकर 4 महीने तक होती है, जिसमें बच्चा रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है और उन्हीं की रिपीटिशन करने लगा रहता है। जो थर्ड होती है वो होती है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि जो 4 से 8 महीने तक होती है, बच्चा उसमें मैनिपुलेट करना, उलटना पुलटना और वो जानबूझकर ऐसी अनुक्रियाएं करता है जिससे सुनने में या करने में उसे बहुत ही मज़ा आता है। जो चौथी स्टेज होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। सेकेंडरी स्कीमा वाली जो स्टेज है वो 8 से लेकर 12 महीने तक के बच्चे में आती है, जिसमें वो इमिटेट करना, जनरलाइजेशन करना सीख जाता है। जैसे कि अगर कोई भी खिलौना छुपा दिया जाए तो यह वस्तु को इधर उधर मतलब हटाना शुरू कर देगा वो बच्चा, और बड़ों को इमिटेट करना शुरू कर देता है, जनरलाइजेशन भी शुरू कर देता है। जो 5th स्टेज है वो है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 12 से 18 महीने में होती है, जिसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर वाली सिचुएशन में होता है और एक क्यूरियोसिटी वाला जो मोटिव है उसके अंदर आता है, वस्तुओं को वो ऊपर से नीचे भी फेंकना शुरू कर देता है। और जो लास्ट 6th स्टेज है वो है स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, जो 18 से 24 महीने तक होती है। इसमें बच्चे का ऑब्जेक्ट परमियानेंस, जो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया, यानी कि वस्तु स्थायित्व, ये गुण आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड एंड सीक खेलते वक्त अगर बच्चे को पता लगने लग जाता है कि छिपी हुई वस्तु गायब नहीं हुई है, सिर्फ कुछ समय के लिए छुप गई है, और वो चिंतन करना भी, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करना भी शुरू कर देता है। देखिए होता क्या है, अगर कोई भी चीज़ आप बच्चे के सामने रखेंगे और हटा लेंगे तो बच्चा थोड़ी देर बाद, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो भूल जाता है उस चीज़ को। लेकिन जो जैसे ही उसकी सेंसरी मोटर का स्टेज का जो एक लास्ट जो टर्म होता है उसमें वो, यानी कि जो 18 से 24 महीने तक होता है, उसमें वो बच्चा समझ जाता है कि ये वस्तु गायब नहीं हुई है इधर उधर, तो वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली, वो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है। दूसरा है गोल डायरेक्टेड एक्शन। तो बच्चा जो है अपने गोल से रिलेटेड जो है एक्शन वो करना शुरू कर देता है। जैसे कि एक म्यूजिकल टॉय है, उसमें से आवाज़ आती है, उसको हिट करने पर तो वो उसको बार बार हिट करेगा ताकि उसको आवाज़ जो है वो सुनाई दे। तो इसका मतलब एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहाँ पर हुआ है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की तो वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 साल तक मानी जाती है। इसको भी 2 स्टेज में डिवाइड किया है, एक है प्री कंसेप्चुअल पीरियड और दूसरा होता है इंट्यूटिव पीरियड। प्री कंसेप्चुअल पीरियड यानी कि जो 2 से लेकर 4 साल तक होता है और जो एक अर्ली चाइल्डहुड भी पीरियड माना जाता है। इसमें बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त सोचना शुरू कर देता है, उनके रिप्रेजेंटेशन, और जो यहाँ पे दिया हुआ है सेमियोटिक फंक्शन, यानी कि वो सिंबल्स के थ्रू सीखना शुरू कर देता है, गेस्चर्स को फॉलो करना शुरू कर देता है, साइंस यूज़ करने लग जाता है, साउंड समझने लग जाता है, और कुछ वर्ड्स जैसे हाथ हिलाना, वेविंग गुड बाय, और किसी मतलब पॉइंट करना किसी चीज़ की तरफ। तो ये जो सिंबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो बच्चे के वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसके आ जाते हैं। उसके बाद जो 1 वे लॉजिक है, यानी कि वो एबल हो जाता है ऐसे ऑपरेशन सोचने के लिए जो एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे कि स्टूडेंट्स एडिशन तो कर पाते हैं और मतलब उसको ये तो पता है कि 2 और 4 जो है वो 6 होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 4 और 2 भी 6 होते हैं। तो ये सिर्फ एक ही 1 वे लॉजिक इसमें बच्चे डेवलप कर जाते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एक टर्म जो है वो होती क्या है। कंजर्वेशन हमने बहुत बार पढ़ा है, एक एग्जाम्पल कि अगर
किसी भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका साइज़ बदलेगा तो जितना अमाउंट उसमें पहले था अगर वही अमाउंट रखा जाए दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी तो उसका जो क्वांटिटी है अंदर वो चेंज नहीं होता। तो ये जो कंजर्वेशन वाली जो नॉलेज है वो बच्चे में इस एज में डेवलप नहीं होती है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाकर डेवलप हो पाती है। इस स्टेज में बच्चे इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, वो प्ले करना शुरू कर देते हैं। एनिमिज्म इसका एक मोस्ट फेमस है कि वो हर निर्जीव वस्तु को सजीव मानता है। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार छोटे बच्चे फर्श पे गिर जाते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो फर्श को एक ऐसे थप्पड़ सा लगा देते हैं और कहते हैं हप हप करके, ऐसे आपने बहुत बार एग्जाम्पल देखा होगा अपने चाइल्डहुड में। तो वो ये सोचते हैं कि फर्श भी एक लिविंग थिंग है, उसकी पिटाई हो गई तो वो चुप हो जाता है। और एक इसमें एक ईगोसेंट्रिज्म, मतलब अपने आप को ही सही मानना, दूसरे की कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, तो वो सब भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और जो हमने बात की इंट्यूटिव पीरियड में, वो 4 से 7 साल होता है। इसमें पहले से काफ़ी अधिक रीजनिंग जो है बच्चे की स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वही वन वे जो थिंकिंग है वो आप इसके अंदर कह सकते हो। 2 × 2 4 होता है, ये तो उसको पता है कि 4 डिवाइडेड बाई 2 होता भी 2 होता है, ये उसको समझ नहीं आता। यानी जो रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो उसको नहीं आता। पानी से आइस बनता है ये उसको समझ आता है, लेकिन आइस भी पानी के रूप में वापस आएगा ये वो नहीं समझ पाता। वो क्या भी जनरेट करने लग जाता। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि ठोस संक्रियात्मक, जो 7 से लेकर 12 साल तक होता है। इसमें जो रिवर्सिबिलिटी वाला गुण है वो बच्चे समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो रिवर्स होता है एडिशन का। और जो कंजर्वेशन वाला है, मतलब किसी भी अगर रीशेप्ड किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। अगर एक ही पेपर के काफ़ी सारे टुकड़े किए जाएं तो वो भी तब भी एक पेपर बन जाएगा। तो ये एक कंजर्वेशन वाली सिचुएशन उन्हें समझ आ जाती है। वो क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है वो एक्नॉलेज करना शुरू कर देता है कि एक जो मदर होती है वो डॉक्टर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, एक स्पाउस भी हो सकती है। डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि निगमन जो तर्क है वो करना शुरू कर देते हैं। अगर सारे बच्चे ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स जो लिविंग थिंग्स हैं तो इसका मतलब सारे चिल्ड्रन भी लिविंग थिंग्स में आएंगे, ये वो समझना शुरू कर देता है। और इसमें जो है वो बच्चे लेंथ, वेट और लिक्विड ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये एक काफ़ी ट्रबलसम स्टेज यानी उत्पाती अवस्था भी कहलाई जाती है। इसे हम एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा एक अपना गैंग बनाना शुरू कर देता है और ये एक लेटर चाइल्डहुड भी जानी जाती है। अब हम लास्ट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से लेकर एडल्टहुड तक चलती है। इसमें बच्चा जो है हाइपोथेटिकली सोचना शुरू कर देता है। हाइपोथेटिकली का मतलब ये है कि वो मतलब इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। एक स्टूडेंट जो है वो नेगेटिव नंबर्स अंडरस्टैंड करना लग जाता है और उनको इफेक्टिवली मैथमेटिकल में प्रोसीजर मतलब यूज़ करने लग जाता है। जैसे -2 क्या होंगे, -4। तो इसीलिए और उसमें एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, मतलब ईगोसेंट्रिज्म तो उसमें होती है जो हमने उसमें भी पढ़ा था प्री ऑपरेशनल में, लेकिन यहाँ पे वो अपने से रिलेटेड अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लग जाता है। वो काफ़ी फोकस्ड होता है अपने आइडियाज़, अपने बिलीफ, अपने एटीट्यूड में। और उसे ये भी है कि होल क्लास थॉट माई आंसर वॉज डम, और वो कुछ ऐसा अपने बारे में सोचने लग जाता है। इसे हम एक तूफान काल की अवस्था भी बोलते हैं। एक अहम की भावना जो है वो बच्चे में जन्म लेने लग जाती है। उसके जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी चरम सीमा पर होते हैं। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करने लग जाता है। जो ट्रायल एंड एरर है वो उसमें पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाती है। इसमें जो बच्चा है इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग दोनों ही अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पियाजे के अकॉर्डिंग था, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस से ही एक बच्चा डेवलप करता है। और वो ये कहता है कि दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे के संज्ञान के लिए। और बच्चा जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर पाता है, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, इसलिए उसको एक लिटिल साइंटिस्ट भी बोला जाता है। और टीचर्स को स्टूडेंट की हेल्प वो कहता है कि हर कदम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो जो ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता वाली या सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला जो गुण है वो बच्चों में विकसित नहीं हो पाता। अब यहाँ एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद पढ़ेंगे और खुद ही करेंगे। 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई है। अब उसके बाद हम सीधा चलते हैं मोरल डेवलपमेंट पर।